मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैसे समझाया था मैंने आपको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर यू, ठीक है। जब मम्मा एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है तो मम्मा इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। तो इसी तरीके से एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में, कैन यू गिव मी, सब मिल जाएगा आ रहा, अभी मैं पढ़ा दूँ। ओके, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर विल बी द वर्क विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन इन स्कूल, अगर स्कूल में हम एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टीचर्स के ग्रुप बनाएंगे और उन विद इन टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप का बच्चा विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, specific function and they will not interfere with the function with the task or function of other group member. एग्जाम्पल समझाया था मैंने आपको। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नाम बताता है बेटा, मल्टी का मतलब है मैनी। मल्टी का क्या मतलब होता है? मैनी। सो मैनी सेल्स कॉन्स्टिट्यूट, मैनी cells constitute an organism. एक ऑर्गेनिज्म को कौन बनाता है? बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इधर क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा लेबर का मतलब क्या होता है हिंदी में? काम, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम। यहाँ पे काम को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स ऑफ वेरियस काइंड। अगर हम कॉम्प्लेक्स में बात करें, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? चल रहे हैं ना अभी कुछ नेटवर्क इश्यूज, किसी को तो ना आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाते जाए। सम ऑर्गेनिज्म हैव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव काइंड्स, लिखेंगे हैव सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स। क्या मतलब है वेरियस काइंड्स का मतलब? सुनो, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वी हैव नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? टू टेक द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। मैम यू आर रिकॉर्डिंग? हाँ बेटा अदिति रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। टू टेक द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट इट विल टेक मैसेज टू द ब्रेन। ये और कुछ नहीं करेगा। नाउ देयर इज मसल सेल, देयर इज मसल सेल। मसल सेल क्या करता है? व्हेन यू मूव योर हैंड, जब आप अपने हाथों को मूव करते हो, जैसे कि मैं अभी हाथ को मूव कर रही हूँ, तो यू कैन फील दैट, आप अपने हाथ को मूव करके यहाँ पे हाथ रखो, यू कैन फील दैट द शेप ऑफ योर हैंड, योर मसल इज चेंजिंग। तो मसल सेल के मूवमेंट से आपके हाथों की शेप बदलती है। तो मसल सेल, जैसे कि हमने आपको बताया था हार्ट, हार्ट भी क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम क्या होता है? पंपिंग का काम होता है, ठीक है। नर्व सेल हो गए, मसल सेल हो गए, ब्लड सेल, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं आपके ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक में हम किसके बारे में वो बात सुन रहे हैं? इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा डब्ल्यूबीसी क्या होता है? आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है व्हेनेवर सम वायरस और बैक्टीरिया एंटर योर बॉडी। वो अपने आप सोल्जर्स क्रिएट करेगा, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, ठीक है। नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हैं, और हर एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट इज द रीजन इनकी जो शेप और साइज होता है, शेप एंड साइज आर डिफरेंट। हर एक सेल की शेप साइज डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। बहुत सबके अलग अलग शेप होते हैं। मसल सेल लंबा होता है, न्यूरॉन तो सबसे ज़्यादा लंबा, अगर आपको पता हो, इट इज 0.7 मीटर लॉन्ग,
द लॉन्गेस्ट सेल विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी इज न्यूरॉन। ठीक है, आरबीसी सर्कुलर डिस्क के जैसे होते हैं। तो जिस तरह का इनका काम होता है उस तरीके की इनकी शेप होती है, उस तरीके की इनका साइज होता है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों को? हाँ जी बच्चों, लेट मी नो। स्क्रीन सबके लिए ब्लर आ रही है क्या? सना, हिताक्षी बेटा, स्क्रीन सबके लिए ब्लर है क्या? यस मैम। एक बार रीजॉइन करके देख लेती हूँ। ठीक है, लेट मी रीजॉइन इट। नो मैम, नो, नाउ इट्स क्लियर। यस मैम, इट्स ब्लर। मैं एक बार कर देती हूँ रीजॉइन। अभी देख के बताओ, अभी देख के बताओ। मैम क्लियर। क्लियर है? ठीक है, चलो पढ़ना चालू करें। ओके फाइन। चलिए, अब हम फाइनली सेल के अंदर घुसने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबकी बात कर ली है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज द हेडिंग? व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किसका बना हुआ है? What is cell made up of? ठीक है बेटा, सेल के अंदर सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स जो हर एक सेल में मोस्टली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मेन 3 कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, मेन 3 कंपोनेंट्स, इससे ज़्यादा होते हैं बट मेन 3 कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, हर एक सेल किसका बना होता है? उसके अंदर प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी, और उसका एक न्यूक्लियस होता है। अगर मैं सेल का बच्चा आपके लिए स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर ये एक सेल है तो सेल की ये जो बाउंड्री है इसको आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह होती है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, एंड इट कंटेन्स सेल के ऑर्गन्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, बेटा सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के ऑर्गन्स। अगर आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके मैम ने बताया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हम तो पढ़ेंगे प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? सेल के ऑर्गन्स, तो इनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड, जो स्पेस होती है, इसमें फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा इस स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब परसों की क्लास में हिताक्षी ने पूछा था मैम देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, नहीं तो वो अभी फिर से पूछ लेगी। तो लेट मी टेल हर और लेट मी टेल यू पीपल। बेटा प्रोटोप्लाज्म होता है फ्लूइड इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। सुन लो, प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? ओनली फ्लूइड, नो न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आ गया है प्लस न्यूक्लियस भी आ गया है, और साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड और सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस नहीं है। तो ये लिख लो। क्लियर है हिताक्षी? इज दिस द डिफरेंस क्लियर टू यू? प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आप न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं करते हो। ठीक है, तो अब हम 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एंड दीज ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि स्टमक का काम होता है डाइजेशन का,
ठीक है, आपका हार्ट का काम होता है पंपिंग का, ठीक। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस कहते हो, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, प्रोड्यूस भी होती है और स्टोर भी होती है, एंड वेरेवर इट रिक्वायर्ड आपकी बॉडी जो सेल के अंदर स्टोर एनर्जी होती है वो आपको मिल जाती है। जैसे कि इफ आई एम टीचिंग यू नाउ, एज यू कैन सी, तो ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, जो भी एक्शंस कर रही हूँ, इन सब के लिए आई रिक्वायर्ड एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मेरे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वो स्टोर एनर्जी से मुझे कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती जा रही है, जिसके कारण मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये हर एक सेल के कॉमन होते हैं। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने तुमको बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, मसल सेल बोला हमने, नर्व सेल बोला, न्यूरॉन बोला, ब्लड सेल बोले, सारे सेल हैं, सबका शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट था, ये भी हमने बात करी थी, सबका फंक्शन भी डिफरेंट था। बट इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात सुनिए, हर एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब में सेम होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो ब्लड सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, नर्व सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस हर एक तरह सेल में होते हैं, और इनफैक्ट प्लांट सेल में भी यही सेल ऑर्गेनल्स कॉमन होते हैं। तो आप लिखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल, मैं लिख देती हूँ, लेट मी राइट, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को लिखने दो, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। मैंने क्या पॉइंट बोला? irrespective of the function a cell perform, सेल क्या काम कर रहा है उसको सोचे बिना, irrespective मतलब we are not bothering कि सेल क्या काम कर रहा है, irrespective of the function a cell perform, all cells have same cell organelles, have same cell organelles in plants and animal both, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के हर एक सेल में इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेल क्या काम करने जा रहा है, बट हर एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेट मी नो बच्चों, इज दिस क्लियर? आर यू गेटिंग दिस थिंग कि मसल सेल हो या आरबीसी हो, रेड ब्लड सेल हो, दोनों में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, इस तरीके से। क्लियर है सामने? ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, हमको ये मैटर नहीं करता है कि सेल क्या काम कर रहा है, मसल सेल का क्या काम था, जो आपके हार्ट में था वो पंपिंग का काम कर रहा था, बट फिर भी उसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स वही है जो आपके नर्व सेल में भी प्रेजेंट है। यस, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं जिया, जितनी अटेंड हो सके अटेंड कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक सेल को सराउंडिंग से ये सेपरेट करती है, ठीक है, इसकी जो एक्सटर्नल जो इसकी सराउंडिंग है उसको सेपरेट करने के लिए हमने ये बाउंड्री वॉल बनाई है। दिस इज एग्जैक्टली द बाउंड्री वॉल ऑफ योर हाउस, ठीक है, जैसे हम अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाते हैं जो क्या बताता है कि भैया इस बाउंड्री के अंदर जो है वो सब कुछ मेरा है। तो इसी तरीके से सेल की बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
परमिएबल का मतलब होता है इट हैज पोर्स ऑन इट्स सरफेस। पोर्स का मतलब होता है छेद, ठीक है, इसकी सरफेस पे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके कारण जितना भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। बट इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि हम सारी चीजों को अलाउ नहीं करेंगे। आई विल सेलेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या बोला कि भैया मैं सेलेक्ट करूंगा या करूंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल सेलेक्ट कि कौन सी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा सकती है और कौन सी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, मम्मा के साथ गए, मम्मा इधर उधर हुई, पूरी बास्केट ली और जो जो भरना था भर लिया, बट सेलेक्ट कौन करेगा एंड में? योर मदर, ठीक है। मम्मा क्या करेंगी? कुछ चीजों को रखेंगी अंदर और कुछ चीजों को बाहर निकाल देंगी, तो वो सेलेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपनी मम्मा का काम कर रहा है, तो इट विल सेलेक्ट कि क्या चीजें अंदर आ सकती है, क्या चीजें बाहर जा सकती है। तो दैट इज द रीजन द टर्म हमने क्या यूज करी? सेलेक्टिवली, बिकॉज इट विल सेलेक्ट। और परमिएबल मतलब छेद के कारण उनमें से क्या चीज अंदर और बाहर आ सकती है। क्या ये मीनिंग समझ में आता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम, हाँ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल डेलिकेट किस्म की होती है। मैं पहले तुमको पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिर मैं लिखवाती हूँ चलूंगी। डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। हमने अमीबा का स्ट्रक्चर मैंने तुमको पढ़ाया था, सूडोपोडिया याद है? सूडोपोडिया, झूठे पैर टू एंगल द फूड, ठीक है। तो अगर ये अमीबा है, अमीबा की खासियत क्या थी? उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर शेप है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, तो जब भी उसको खाना नजर आता है तो मेम्ब्रेन क्या करती है? बेटा ये देखो, अगर ये मेम्ब्रेन रिजिड होती तो क्या ये अमीबा अपनी शेप चेंज कर पाता? नहीं। सो ड्यू टू दिस डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा कैन चेंज इट्स शेप टू एंगल द फूड, ठीक है, सिर्फ इसी के कारण, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये बहुत ही थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। इज दिस क्लियर? व्हिच हेल्प द अमीबा टू एंगल्फ द फूड, ठीक है। अब थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बीच में दो और नई टर्म्स आएगी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, उनको एक्सप्लेन करेंगे। करें चालू बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट। Ma'am, we will write selectively permeable also here. हाँ, मैं सब लिखवाऊंगी, समझा दिया मैंने, अब मैं सब लिखवाऊंगी, ठीक है बेटा। तो हाँ, पहले सेल मेम्ब्रेन के लिए लिखेंगे थिन, डेलिकेट, लिविंग, outermost covering of the cell, ठीक है बेटा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, लिविंग। बेटा मैंने लिविंग क्यों लिखा है? अभी हम सेल वॉल पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सेल वॉल एक और बाउंड्री होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो नॉन लिविंग सेल से बनती है। तो दैट इज द रीजन, अगर मैं आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंसेस भी लिखवाऊंगी, मगर हमको याद करना है थिन, डेलिकेट, उसके साथ साथ ये लिविंग है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। जैसे कि मम्मा हमको इंश्योर करती है कि हम ज्यादा चॉकलेट नहीं ले लें, ज्यादा चिप्स नहीं ले लें, वो प्रोटेक्शन ही तो है हमारी हेल्थ के लिए, कि ज्यादा फैट नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाना है, तो अनहेल्दी चीजें नहीं लेनी है। एग्जैक्टली बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी मम्मा का ही काम करती है, ठीक है। तो वो इंश्योर करेगी सेल को प्रोटेक्ट करने से। कैसे प्रोटेक्ट करेगी? कुछ चीजों को अलाउ करके बाहर जाने के लिए और कुछ ही चीजों को अलाउ करके अंदर आने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है? मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ भी सब्सटेंस जो कि अंदर और बाहर आ रहा है, इन और आउट ऑफ द सेल, through this membrane will take place। ठीक है, कुछ सब्सटेंस को अंदर और बाहर ले जाने का काम कि किसके थ्रू होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। मेम्ब्रेन डिसाइड करती है क्या चीज अंदर आ रही है और क्या चीज बाहर जा रही है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। थिन होती है, डेलिकेट होती है, याद करने का तरीका, डेलिकेट होने के कारण अमीबा कैन चेंज इट्स शेप और इट कैन इंगल्फ द फूड, है ना। अगर डेलिकेट नहीं होती तो वो नहीं कर पाता। फिर उसके बाद हमने बोला इट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, कि भैया ऐसा वैसा कुछ भी अंदर नहीं चला जाए, बैक्टीरिया या वायरस एंटर ना कर जाए, फिर भी एंटर करता ही है। ठीक है, तो इट इंश्योर कि कौन सी चीज़ें अंदर जाएंगी, कौन सी चीज़ें बाहर निकलेंगी। And that is the reason it is called selectively permeable membrane. Movement of substances in and out of the cell take place through membrane। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया है यहाँ तक मैम। सो selectively permeable membrane और cell membrane is same। सना, selectively permeable membrane cell membrane को ही कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पीछे बैक में भी दे रखा है, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आप क्वेश्चन बना लो यहाँ पे, ठीक है, फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू, और फिर आप बुक में राइट डाउन दिस क्वेश्चन, वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कोई बात नहीं मौक्तिका, जितनी अटेंड कर पाओ कर लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सना? जी आप प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज आपके नेटवर्क इश्यूज के कारण मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। हाँ ठीक है, ठीक है साम्या, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, जितनी क्लास अटेंड कर सको कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, जिसको आप सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हो। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। रब कर दो इसको ना। अब क्वेश्चन ये आता है, कैसे पता लगेगा या हाउ द डिफरेंट थिंग्स, चाहे गैसेस है या लिक्विड है, वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाएगा। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, तो उस मैकेनिज्म का नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एक एक करके समझेंगे। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन जोन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जोन। सुन लो एक बार, समझने की कोशिश करो। लेट्स से ये आपका सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। सेल में केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण उसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी। ठीक है, आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेस फॉर अस। हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आप ग्लूकोज खाना खाते हो, तुमको बता देती हूँ, व्हेन यू ईट फूड, तो आपके खाने के अंदर ग्लूकोज होते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा और आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है। ठीक है, दिस इज, ये रेस्पिरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है, इस तरीके से रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बॉडी, आप सेल की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये एरो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू आउटर, इसमें कम है। तो अंदर क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ मूव करेगी, बाहर से अंदर। समझ में आया? सो डिफ्यूजन में क्या होता है, द गैसियस सब्सटेंस, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस move from the region of high concentration to the region of low concentration.
So exchange of gases will take place with the help of a process named as diffusion. लिखवाऊंगी मैं, सिर्फ सुनना है अभी तो, ये डायग्राम और ये रिएक्शन लिखनी हो तो लिख लेना आप, ठीक है बच्चों। ऑस्मोसिस, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड वाटर, इसका एक्सचेंज जिस प्रोसेस से होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगेन अगर मैं सेल का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, H2O एरो अप ज्यादा एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरो डाउन, तो अगेन पानी कहाँ मूव करेगा, बाहर। अच्छा मैम हमेशा बाहर मूव करता है, नहीं बेटा, डिपेंडिंग कि अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है एज कंपेयर टू H2O की कॉन्सेंट्रेशन अंदर, तो अब पानी अंदर मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर मूव करती है। आ रही है बेटा समझ में? इज दिस क्लियर? ये तो हमने समझा, ठीक है। अब मैं लिखवा दूंगी, बट क्या समझ में आ गया? बोथ आर द प्रोसेसेस which help us to exchange the gases with the help of the process called diffusion and exchange of water with the help of a process called osmosis. In both the processes, the substance move from higher concentration to low concentration. Is this clear बच्चों? तो मैं लिखवाऊंगी। मैम प्लीज वेट, मैम कैन वी राइट दिस वन? हाँ हाँ ये लिख लो, डायग्राम बना लो आप चाहे अपने लिए, है ना। डन हिताक्षी बेटा? ओके हो गया? करूं, रब कर दूं? लिखेंगे movement of gases CO2 and O2, movement of gases CO2 and O2 from a region of high concentration to low concentration, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और इधर इसमें क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड फ्रॉम अ रीजन, सेम है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है CONC डॉट, है ना, CONC डॉट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, रब कर दूं? क्लियर है स्नेहा? चलो अब आता है बिहेवियर विद डिफरेंट सोल्यूशन। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब आप एक सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में रखते हो तो सेल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। सो डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सेल विद डिफरेंट सोल्यूशन, बिहेवियर विद डिफरेंट सोल्यूशन। फिर से समझ लो, फिर लिखवा देंगे। सबसे पहले आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और फिर आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तुमको याद भी कराएंगे, पहले सुनो। इधर क्या हुआ, हमने एक मटका लिया, उस मटके के अंदर एक सेल को रखा,
और इस मटके के अंदर बहुत सारा पानी होती है, ठीक है। Where is the concentration of water more? In the surrounding of the cell. सेल जिस एनवायरमेंट में रखा हुआ है वहां के एनवायरमेंट में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, ठीक है। पानी की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कहाँ ज्यादा है? बाहर, ठीक है। तो क्या होगा जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा होती है तो ये हो गया है एक्सटर्नल एनवायरमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। और सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? लो। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनसाइड द सेल, जिसके कारण सेल फूल के गुप्पा हो जाएगा, सेल विल स्वेल अप, ठीक है। सेल फूल जाता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका हाइपो, ओ ऐसे याद करो कि फूलेगा सेल, ठीक है। हाइपर और हाइपर में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो याद करो वन हाइपो, ओ मुंह खुल रहा है उसके अंदर तो इधर सेल फूलेगा, ठीक है। प्लीज ऐसे याद करना तो ही याद हो पाएगा, नहीं तो एग्जाम में उल्टा कर आओगे। तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर is more in the surrounding as compared to the concentration of water or liquid in the cell, then water will move from high concentration to low concentration, that is inside the cell, due to which cell will swell up. आ रहा है समझ में? हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक बेटा कैसे बनाते हैं? हाइपरटोनिक के अंदर हम बेसिकली, सुनना ये चीज, इस पे बेस 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें हम सेल को किस में रखेंगे? एक सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रख देंगे, सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो सराउंडिंग में सेल रखा है, जिस एनवायरनमेंट में सेल को रखा है वो जो सोल्यूशन है वो चीनी का पानी या नमक का पानी है। चीनी और नमक के पानी में एज कंपेयर टू सेल के अंदर पानी कम होता है। सुन लीजिए, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन कंटेन लेस वाटर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चीनी और पानी भी आ गया ना, तो चीनी नमक जो भी बना रहे, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, तो अगर सेल को एक चीनी के सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर के सोल्यूशन में रख देते हो तो इस बार सेल के अंदर वाटर ज्यादा है कंपेयर टू इस सराउंडिंग। तो अब क्या होगा, अगर ऐसे सोल्यूशन में आप सेल को रख दोगे तो पानी मूव करेगा सेल के अंदर से सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, पानी सेल से बाहर मूव कर रहा है, बिकॉज बाहर कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्टी और शुगरी सोल्यूशन है जिसके अंदर नमक और चीनी है। इस बार पानी कम हो गया है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए सेल क्या करेगा, अपना पानी लूज करेगा, जिसके कारण सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। समझ आ रहा है? याद रख पाओगे? शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ही तो आप इसके अंदर डिफरेंस कर पाओगे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस पे बेस एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आपके पीछे बैक में दे रखा है, मैं करवाऊंगी। बट क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू पीपल गेटिंग दिस? नाउ तीसरा मटका बनाओ बेटा। इसके अंदर हमने सेल रखा और पानी रखा। इस बार क्या हुआ? यस बेटा, इस बार क्या हुआ, H2O की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह बराबर है। H2O की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह बराबर है। जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर है उतना ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर है। तो पानी ना तो बाहर से अंदर जाता है ना अंदर से बाहर जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? आइसोटोनिक। बोलो, क्लियर? लिखवाऊं आप? क्लियर है? मैम कैन यू टेल द फर्स्ट वन, हाइपोटोनिक? आइसो के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल और सराउंडिंग दोनों में बराबर होती है। हमेशा जब आपको पानी को मूव कराना है या गैस को मूव कराना है, एक जगह की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, एक जगह की कॉन्सेंट्रेशन कम। देयर शुड बी अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। एक सिंपल सा फंडा है लाइफ के अंदर, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए एक जगह वो चीज ज्यादा होनी चाहिए, एक जगह कम, ठीक है। आप ये अगर मैं बॉल को, सुनना सब लोग,
एक बॉल लेके मैं अपने हाथ पे रखती हूँ, ठीक है, ये लेवल फ्लोर है, ये लेवल है। तो अगर मैं बॉल को रखूंगी, मैं बॉल को रखूंगी तो क्या होगा, विल इट मूव? नो, बिकॉज देयर इज नो हाइट डिफरेंस। बट जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे किया, मैंने बॉल को रखा, बॉल विल स्टार्ट कमिंग डाउन ऑल बाय इटसेल्फ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में हाइट डिफरेंस। इसी तरीके से अगर ये टैंक है, ये देखिए टैंक है, ठीक है, इस टैंक में आपने इस एक पाइप से इनको जोड़ दिया, इधर और इधर का पानी का लेवल बराबर है, ये भी h हाइट पे है, ये भी h हाइट पे है, क्या पानी मूव करेगा? नहीं। बट जैसे ही आप इधर वाटर लेवल कम कर दोगे तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली मूव करेगा। क्यों? हाइट डिफरेंस। तो एवरी टाइम वी यूज द टर्म डिफरेंस, डिफरेंस होने के कारण ही क्या होता है, चीजों का मूवमेंट चालू होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ऐसे डिफरेंस, देयर शुड बी अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो ही चीजें मूव करेंगी। ठीक है, हिताक्षी ने क्या लिखा है? So ma'am, in hypertonic solution there is necessary to have salt and sugar solution. बेटा आपकी बुक में तो सिंपल ये लिखा हुआ है कि वाटर का सोल्यूशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है और अंदर सेल के अंदर ज़्यादा है, बट कैसे? तो मैंने तुमको ये एग्जाम्पल लेके समझाया है कि जो शुगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझती हो, जिसके अंदर आप चीनी या नमक डाल देते हो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? बेटा जब आप पानी ऐड करते हो तो किसी भी सोल्यूशन को क्या बनाते हो? डाइल्यूट। ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। तो इधर मेरे को इस सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगी कि भैया इधर पानी की कमी है। तो इट इज मोर करेक्ट, एंड इट बिकम इजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैम, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कैसे आया? आपने शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन लिया, तो आई होप हिताक्षी तुमको उससे बेटर समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई पानी में डिफरेंस कैसे आएगा, इधर पानी की कमी कैसे करी, हमने सॉल्ट शुगर सोल्यूशन के अंदर सेल को रख दिया। बताओ बेटा, आता है? लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंस है। हाँ ठीक है मैम। हाँ सना बोलो बेटा। Ma'am, in the first one, the outer solution is more and the inner solution is less, so outer solution will go inside. आउटर सोल्यूशन ही बोलते, आउटर एनवायरनमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या मूव कर रहा है? वाटर मूव कर रहा है। मैं लिखवा रही हूँ अभी, तुम बोल सकती हो कि आउटर सोल्यूशन इज मोर, नहीं बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल के अंदर मूव करेगा पानी, हाइपो, ठीक है, इससे याद रखो। चलो अब लिखना स्टार्ट करते। आया सना समझ में? Yes, ma'am. हाँ जी, तो लिखेंगे बेटा हाइपो, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सराउंडिंग और सोल्यूशन। कई बार इसको सराउंडिंग भी बोलते हैं और कई बार इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। इज हायर देन that inside the cell, ठीक है, जिसके कारण वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी मूव करेगा, एंड सेल विल स्वेल अप, फूल जाएगा, ठीक है, सेल विल स्वेल अप। इसमें लिखेंगे वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन is less than that inside the cell,
water will move in the solution में वाटर मूव करेगा, जिसके कारण सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन in the solution is same as that inside the cell. So no movement of water will occur. Shape of the cell will remain same. ठीक है, क्लियर है ये बात? लिख लिया बच्चों, लिख रहे हो? I'm writing. हाँ लिखो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, in all of these situations, is osmosis taking place or diffusion? सामने फिर से बोलो बेटा, आपकी वॉइस ढंग से नहीं आई। Ma'am, I'm saying in all of these situations, is osmosis taking place or diffusion? तुम खुद बताओ, डिफ्यूजन में गैसेस एक्सचेंज होता है, इधर हम हर बार किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी मूव कर रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं, ऑस्मोसिस ही हो रहा है। ठीक है, Okay. हाँ प्लीज बच्चों डू नॉट गेट कंफ्यूज। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑस्मोसिस मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर। ठीक है, लिख लिया बच्चों? हाँ जी, बढ़ो आगे। डन, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही चल रहा है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि अच्छी डाइट लो, प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपकी सेल मेम्ब्रेन अच्छी स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, लिपिड्स क्या होता है, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो लिपिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, अभी तुमको ये भी कंफ्यूज ही करेगा। बेसिकली एक फैट का फॉर्मूला होता है लिपिड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सुना होगा,
उन्हीं से लिपिड बनता है। तो लिपिड इज बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली फैट, जो कि खुद फैट होता है लिपिड। तो फैट और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इसको देख कैसे सकते हो, इट कैन बी सीन only through an electron microscope। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है। मतलब ये जो हमने हमारे रॉबर्ट हुक ने बनाया था ना बेटा, उससे नहीं दिखेगा, उससे बिल्कुल नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और भी एडवांस माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही छोटी चीजों को देखने के काम में आता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या लिखोगे आप? प्रोटेक्शन ऑफ द सेल वॉल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल वॉल। ये क्या है, इसके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, चलो मैं फटाफट लिख देती हूँ, फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या काम है, तो भैया ये बहुत काम की चीज है। पहला, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन और आउट ऑफ द सेल, इसके थ्रू ही होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट हेल्प ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी enables cell to engulf food and other material। flexibility enables cell, flexibility of cell membrane enables cell to engulf food and other materials from surrounding। और बेटा this process कौन सा प्रोसेस, because of the flexibility of cell membrane it can engulf food and other material from surrounding। this process is called endocytosis। स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंडोसाइटोसिस। एनसीईआरटी में दे रखा है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरी, देखना क्या स्पेलिंग है मुझे बताना, एक बार देखिए। ENDOCYSTOSS ऐसे कुछ देख के बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है, सही स्पेलिंग बताना बेटा। Oh ma'am, E is not there after C. ENDO बोलो। Yes ma'am, C bar. लिख दो यार बेटा, ENDOC Y। हाँ, अब ठीक है, YT ये S लग जाएगा, ठीक है, अब सही है। ठीक है बेटा, यस साम्या, थैंक यू बेटा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत बार पूछी गई है। तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंडोसाइटोसिस। Due to the flexibility of cell membrane, a cell can engulf food and other material from the surrounding. This process is called endoscytosis. Is this clear to everyone? You can underline in your NCERT also. NCERT में exactly यही दे रखी है। आगे बढ़े बच्चों, shall I move forward?
Ma'am, please wait for a second. अच्छा वेट कर रही हूँ, वैसे लिख लो। इस बार मैथ्स का पेपर बढ़िया बनाया था मैंने, बताओ पेपर अच्छा था ना इस बार? Yes, ma'am. तुम लोगों को टेस्ट पेपर दे दे के दिलवा दिलवा के तुम्हारे सारे चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। स्कूल में जब पेपर देने जाओगे ना, देयर विल बी नथिंग न्यू, सब कुछ तुमने पहले ही देख लिया होगा। अदिति बेटा सारी मिस्टेक इधर ही कर लो, है ना, स्कूल के कुछ मत छोड़ो। जब स्कूल में पेपर आए तो तुमको अपनी मिस्टेक याद आ जाए कि अरे यार अब मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी। तो दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग हियर, देयर दिस इज माय प्लेटफॉर्म एंड यू आर यू फ्री टू डू एवरी मिस्टेक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, घर पे अपनी सारी मिस्टेक कर लो। ये यहाँ के टेस्ट सिंसियरिटी लेवल तो तुम्हें 100% रखना है, बट यू आर फ्री टू डू मिस्टेक सो दैट जब फाइनल हम एग्जाम दें तो कोई मिस्टेक का स्लॉटिंग बचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली है, सेल में वॉल की बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही करनी जरूरी है। सेल वॉल, बेटा सेल वॉल कहाँ होती है? सबसे पहली बात, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। अगर ये आपका प्लांट सेल की बाहर की बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और बाउंड्री होती है जिसको आप सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम से मैं बेस डायग्राम उस तरह के बना रही हूँ सिर्फ तुमको समझाने के हिसाब से, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाए कि अच्छा मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ये आपका सेल है, सेल की पहली बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाहर की बाउंड्री सेल वॉल। सेल वॉल की जरूरत क्या पड़ी? अगर हम और प्लांट्स दोनों एनवायरनमेंट में बाहर जाते हैं, गार्डन में, प्लांट्स तो बाहर होते ही बेचारे, और हम भी चले गए गार्डन में और उस गार्डन में भरी बारिश हो गई बहुत तेज, तो क्या होगा? सिंस यू पीपल आर लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? हम मूव कर सकते हैं, तो हम तो उस बारिश से बचने के लिए अंदर भाग आएंगे। अब बेचारे प्लांट्स क्या करें? इतनी आंधी तूफान आजकल रोज चल रहा है, यू कैन सी दैट, अभी एक तूफान भी आया हुआ है। सो बेटा उस तूफान में वी आर स्टेइंग इनसाइड आवर हाउसेस, बट प्लांट तो बाहर ही है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे हवा के साथ जाता है एंड जैसे हवा रुकती है वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस सेल वॉल प्रोवाइड? दिस सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी, strength to the plant to withstand the ever changing environment. Since plants are not locomotive, plants move नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बाहरी दुनिया जिसमें उनको रखा गया है, उनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बारिश, कभी तूफान, दैट इज नॉट अंडर देयर कंट्रोल। प्लांट इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगवान ने उनको क्या दिया? उनको भगवान ने एक और बाउंड्री दी जो कि रिजिड है। ठीक है, रिजिड होती कोई भी चीज ठोस। ठीक है, जैसे रिजिड को हम डे टू डे लाइफ में किसी के नेचर के लिए यूज करते हैं कि यार इसका ये बहुत ही रिजिड है। रिजिड बच्चा वो होता है कि जो चेंज नहीं होता है, उसने ठान लिया सो ठान लिया, भैया 6 बजे के बाद मुझे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, आज मुझे जैसिका मैम की क्लास अटेंड नहीं करनी है तो नहीं करनी है। फ्लेक्सिबल बच्चा यही होता है कि मम्मी थोड़ी सी लॉलीपॉप दे देती है, चल 15 मिनट देख, 15 मिनट मैं तेरे लिए आज मैगी बना दूंगी तो क्लास अटेंड कर ले, तो वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप समझ रहे हो रिजिडनेस का और फ्लेक्सिबिलिटी। उस बच्चे को आपने मैगी भी दे दी तो भी भैया हम तो, आप मैगी दे दो या पिज्जा मंगा दो, मैं तो क्लास नहीं अटेंड करूंगा, तो वो बच्चा कैसे है? रिजिड है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेल वॉल क्या कर रही है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है टू विदस्टैंड द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन के साथ हमने एक पॉइंट यूज किया था, लिविंग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ लिविंग टर्म यूज करी थी। अब सेल वॉल जिन सेल से बनी हुई होती है वो नॉन लिविंग होते हैं, सेल वॉल खुद नॉन लिविंग होती है। ठीक है बच्चों, बेसिक समझ में आ गया? क्या मैं लिखवाना स्टार्ट करूं? जल्दी से बोलो।
Yes, ma'am. ओके बेटा। So first point, present only in plant cell, only in plant cell, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेकेंड, रिजिड कवरिंग होती है, कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलना चाहो। तीसरा पॉइंट, नॉन लिविंग रिजिड, फिर से बोल रहे हैं, एंड फुल्ली परमिएबल, अरे कोई भी चीज अंदर बाहर आ सकती है सेल वॉल के थ्रू, ठीक है। फुल्ली परमिएबल सबको अलाउ करती है, सेलेक्टिव परमिएबल नहीं है ये। और किसकी बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज एक तरह का ग्लूकोज, चेन ऑफ ग्लूकोज को बोलते हैं। ये सिर्फ तुमको ये टर्म्स वैसे तो तुम्हारे को अभी समझाने की नहीं, केमिस्ट्री 11-12 केमिस्ट्री में आपको बताते हैं सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन, है ना। तो सेल्यूलोज चेन ऑफ ग्लूकोज, खूब सारे ग्लूकोज को एक साथ कनेक्ट करके सेल्यूलोज बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी सेल्यूलोज को पचा नहीं सकती है, ये तुमको एक बात बता रही हूँ। आप जितने ग्रीन प्लांट्स हम खाते ही हैं, पालक खाते हो, मेथी खाते हो, धनिया खाते हो, सारे ग्रीन वेजीज के अंदर सेल्यूलोज होता है। अरे प्लांट के अंदर ही तो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो वो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में भी जाता है, बट हमारी बॉडी उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर हमारी बॉडी में फाइबर देता है, और क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, हमारे बाहर एज एन एक्सक्रीटा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में आता है क्यों? क्योंकि जब भी आप प्लांट खाओगे, पालक खाओगे, मेथी, धनिया, कुछ भी खाओगे, उसके अंदर सेल्यूलोज होगा ही होगा, बट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स, जैसे कि आपकी भेड़ बकरियां हो गई, इनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़े साइज की होती है, ठीक है। उसका रीजन ही यही होता है क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, भेड़ बकरी, ठीक है, गाय, जो सिर्फ चारा खाते हैं, चारा खा रहे हैं, तो उसके अंदर इनको क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज मिल रहा है। ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है, दैट इज द रीजन उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है। दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल। लिख लिया? हाँ जी, फंक्शन लिख लो। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट को ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल इन द हाइड्रोटोनिक सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगी। प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अरे तुमको समझ तो आ ही रहा होगा, हाइपो, सेल क्या होगा? फूल जाएगा। सेल जब फूलेगा बहुत ज़्यादा, एक बलून में बहुत एक्सेसिव हवा भर देते तो इट विल बर्स्ट। तो एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि सेल के अंदर बहुत पानी भर गया है तो वो बर्स्ट हो जाए। तो क्या होगा? जब फूल जाएगा सेल, तो वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रेशर। तो उतना ही सेम प्रेशर सेल वॉल भी सेल पे लगा देगी, तो इट विल नॉट बर्स्ट। इस प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर भी बोलते हैं, टर्जर। ये टर्म मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगी, घबराना मत, ठीक है। टर्जर अगर आपने स्कूल में सुना होगा
आपके स्कूल के टीचर ने बताया कि ये टर्म टर्जर, TURGOR, किसी ने स्कूल में सुना था क्या? TURGOR, टर्जर प्रेशर। यस, स्नेहा ने सुना था, हिताक्षी ने नहीं सुना था, ठीक है, सना ने नहीं सुना था, नहीं सुना मौक्तिका, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो टर्जर का मतलब सेल फूल रहा है, तो वो सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, सेल वॉल उतना ही उस पर वापस प्रेशर लगाती है जिससे कि आपका सेल फटने से बच जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो